एट्रोसिटी एक्ट के आप लोगों ने अगले भाग नहीं सुने तो पहले भाग सुन लीजिए, क्योंकि आधे से सुनोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार बार सुनिए, लगातार सुनते रहिए, तब जाकर आपको याद रहेगा और समाज के अधिकार की बात आप करोगे और इससे ज्यादा लोग तक पहुंचाएं, शेयर करें। आदेश के किसी भी फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ तथ्यों और कानून के आधार पर कोई भी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 की धारा 398 की उपधारा 3 में निहित किसी भी बात पेश न्यायालय के जमानत देने या इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। एक विशेष न्यायालय 3 फिलहाल लागू किसी भी कानून में किसी भी बात के बावजूद इस धारा के तहत प्रत्येक अपील निर्णय, सजा या आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर होगी। लेकिन यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण है, तो वह 90 दिनों के बाद अपील दायर कर सकता है, बशर्ते कोई भी अपील अवधि की समाप्ति के बाद दायर की जा सकती है। 180 दिन का नहीं। 4 उपधारा 1 के तहत की गई प्रत्येक अपील जहां तक संभव हो अपील दायर करने की तारीख से 3 महीने के भीतर होगी, निस्तारण किया जाए। धारा 15 विशेष लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक 1 प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस न्यायालय में मामलों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगी या एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी जिसने एक अवधि के लिए वकील के रूप में अभ्यास किया हो। 7 वर्ष से कम नहीं। 2 प्रत्येक विशेष अदालत के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस अदालत में मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी या कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस वाले एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी। विशेष अध्याय 4A पीड़ितों और गवाहों के अधिकार धारा 15A पीड़ितों और गवाहों के अधिकार 1 पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों की किसी भी धमकी या जबरदस्ती या प्रलोभन या हिंसा की धमकी के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान करना राज्य का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी। 2 पीड़ित के साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा और पीड़ित की उम्र या लिंग या शैक्षिक नुकसान या गरीबी से उत्पन्न किसी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाएगा। 3 पीड़ित या उसके आश्रितों को किसी भी जमानत कार्यवाही सहित किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार होगा और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यवाही के बारे में पीड़ित को सूचित करेगी। 4 पीड़ित या उसके आश्रित को जैसा भी मामला हो विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय में आवेदन करने, किसी भी दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए पार्टियों को बुलाने, गवाहों या उपस्थित व्यक्तियों की जांच करने का अधिकार होगा। 5 पीड़ित या उसका आश्रित अभियुक्त की दोष सिद्धि, मुक्ति, रिहाई, पैरोल, दोष सिद्धि या सजा के संबंध में लिखित अभ्यावेदन दायर करने या इस अधिनियम के तहत अन्य संबंधित कार्यवाही या पैरवी कार्यवाही में सुनवाई का हकदार होगा। 6 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के तहत किसी मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत पीड़ित, उसके आश्रित, मुखबिर या गवाह 1 न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सुरक्षा। B जांच, पूछताछ और न्यायिक कार्यवाही के दौरान परिवहन और रखरखाव खर्च। C जांच, पूछताछ और न्यायिक कार्यवाही के दौरान सामाजिक आर्थिक बहाली और 3 बहाली के लिए प्रावधान करेगा। 7 राज्य किसी भी पीड़ित या उसके आश्रितों, मुखबिरों और गवाहों को दी गई सुरक्षा के बारे में संबंधित विशेष न्यायालय या विशेष अदालत को सूचित करेगा
और ऐसा न्यायालय समय समय पर दी गई सुरक्षा की समीक्षा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। 8 उपधारा 6 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंधित विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय पीड़ित या उसके आश्रित मुखबिर या गवाहों या एक विशेष लोक अभियोजक द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर किसी मुखबिर या गवाह या उनके द्वारा स्वयं किए गए किसी आवेदन के संबंध में निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं। 1 इसके आदेशों या निर्णयों में या जनता के लिए सुलभ मामले से संबंधित अन्य रिकॉर्ड में गवाहों के नाम और पते। b गवाहों की पहचान और पते का खुलासा न करने का निर्देश देना। c किसी पीड़ित मुखबिर या गवाह को दी गई किसी भी यातना के संबंध में की गई किसी भी शिकायत पर शीघ्रता से कार्रवाई करना और यदि आवश्यक हो तो उसी दिन सुरक्षा के उचित आदेश पारित करना। लेकिन खंड सी या के तहत एक शिकायत के तहत की गई जांच ऐसी अदालत द्वारा जांच की सुनवाई मुख्य मामले से अलग की जाएगी और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा यदि खंड सी के तहत शिकायत एक लोक सेवक के खिलाफ है तो अदालत जब तक कि अदालत पीड़ित मुखबिर या गवाह को लंबित मामले से जुड़े या असंबद्ध किसी भी मामले में अनुमति नहीं देती, जैसा भी मामला हो, रोकेगी। दखल अंदाजी 7 पीड़ित मुखबिर या गवाहों द्वारा किसी धमकी, दबाव या प्रलोभन या हिंसा, धमकी या हिंसा की धमकी के खिलाफ मौखिक या लिखित रूप से की गई किसी भी शिकायत को दर्ज करना जांच अधिकारी और स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी और प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की एक प्रति उन्हें तुरंत निःशुल्क दी जाएगी। 10 इस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। 11 न्याय पाने के लिए पीड़ितों और गवाहों के निम्नलिखित अधिकारों और अधिकारों को लागू करने के लिए उचित योजनाएं निर्धारित करना संबंधित राज्य का कर्तव्य होगा, अर्थात 9 प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआरआई की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराना। b अत्याचार के पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु के रूप में तत्काल राहत प्रदान करना। c पीड़ितों या उनके आश्रितों और गवाहों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना। d मृत्यु या चोट या संपत्ति की क्षति के संबंध में राहत प्रदान करना। e पीड़ितों के लिए भोजन या पानी या कपड़े या आश्रय या चिकित्सा सहायता या परिवहन सुविधाएं की व्यवस्था करना। च उत्पीड़न के पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान करना। 6 शिकायत करते समय और प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करते समय अत्याचार के पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ज अत्याचार के पीड़ितों या उनके आश्रितों और गवाहों को धमकी और उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। आय अत्याचार के पीड़ितों या उनके आश्रितों या संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों को जांच और आरोप पत्र की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना और आरोप पत्र की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करना। जे चिकित्सा परीक्षण के समय आवश्यक सावधानी बरतना। 3 अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को राहत राशि के संबंध में जानकारी प्रदान करना। अत्याचार के पीड़ितों या उनके आश्रितों या संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों को जांच और न्यायिक कार्यवाही की तारीखों और स्थान के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करना। अत्याचार के पीड़ितों या उनके आश्रितों या संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों को मामलों और न्यायिक कार्यवाही की तैयारी के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करना और उस उद्देश्य के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के हर चरण में पीड़ितों या उनके आश्रितों या संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करना और उनके अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। 12 अत्याचार के शिकार लोगों या उनके आश्रितों को गैरसरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या वकीलों से सहायता लेने का अधिकार होगा। 5 अध्याय धारा 16 सामूहिक जुर्माना लगाने की राज्य सरकार की शक्ति।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का 22 की धारा 10A के प्रावधान जहां तक संभव हो इस अधिनियम के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने और वसूलने और उससे जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए लागू होंगे। धारा 17 कानून एवं व्यवस्था द्वारा निवारक उपाय करना। एक जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य प्रशासनिक मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे न हो, सूचना प्राप्त करने और ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे, उसके पास यह विश्वास करने का कारण होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, जो किसी स्थान पर रहता है या बार बार आता है, इस अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना है या उसने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी राय है कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण होने पर वह ऐसे क्षेत्र को अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित कर सकता है और शांति या अच्छे व्यवहार को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई और निवारक उपाय कर सकता है। 2 संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 के प्रावधान उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए यथासंभव लागू होंगे। 3 राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशन द्वारा उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा ऐसी योजना या योजनाओं में किए जाने वाले उचित उपाय निर्धारित करेगी जो अत्याचारों को रोकने और जागरूकता की भावना को बहाल करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच सुरक्षा 1 या अधिक योजनाएं निर्दिष्ट करती हैं। धारा 18 अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 लागू नहीं। इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए संहिता की धारा 48 का प्रावधान। यह आरोप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा। धारा 18A निरीक्षण या अनुमोदन की आवश्यकता न रखने वाला मामला। 1 इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR प्रवेश के लिए किसी प्रारंभिक परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी या B यदि आवश्यक हो तो इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम या संहिता CRPC के तहत कोई अन्य प्रक्रिया नहीं होगी, निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी। 2 न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश या निर्देश में निहित किसी भी बात के बावजूद संहिता CRPC की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे। धारा 19 धारा 360 या आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध के दोषी व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। संहिता की धारा 360 के प्रावधान और आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। धारा 20 यह अधिनियम अन्य कानूनों का स्थान लेगा। इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी अन्य कानून में असंगत कोई प्रावधान या ऐसे किसी भी कानून के तहत लागू कोई भी प्रथा या किसी अनुच्छेद के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। सरकार धारा 21 अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। 324 1 राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन जो केंद्र सरकार इस संबंध में बना सकती है ऐसे कदम उठाएगी जो इस अधिनियम के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। 2 विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में शामिल होंगे। अत्याचार के पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान। B इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच और अभियोजन के दौरान यातना के शिकार लोगों सहित गवाहों की यात्रा और भोजन व्यय का प्रावधान। C
अत्याचार के पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए प्रावधान। 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अभियोजन कार्यवाही शुरू करने और पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। ऐसे उपायों की व्यवस्था और कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना, जिन्हें सरकार उचित समझे। इस अधिनियम के प्रावधानों के कामकाज के आवधिक मूल्यांकन का प्रावधान। इस अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना। 6. उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अत्याचार का शिकार होने की संभावना है और ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना। 3. केंद्र सरकार उपधारा 1 के तहत राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। केंद्र सरकार हर साल इस धारा के प्रावधानों के अनुसार अपने और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी। धारा 22 सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण। इस अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई भी मुकदमा, शिकायत या अन्य कानूनी कार्यवाही केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति। 1. केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। 2. इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के बाद संसद के प्रत्येक सत्र में, जब संसद सत्र चल रहा हो या 2 या अधिक लगातार सत्रों में, कुल मिलाकर 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। हो सकता है और उक्त सत्र के तुरंत बाद का सत्र या लगातार सत्र, यदि समाप्ति से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई बदलाव करने के लिए सहमत हों, या यदि दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वह नियम उसके बाद भी बना रहेगा। जैसा भी मामला हो, ऐसे संशोधित रूप में लागू है या तब तक लागू नहीं रहेगा जब तक कि ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है या वह निरसन उस नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। टिप्पणी। जब अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता को राज्य सरकार के सामाजिक न्याय प्राधिकरण विभाग के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। SC/ST अधिनियम नियम 1995। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का 33 की धारा 23 की उपधारा 1। प्रदत्त शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। 1. संक्षिप्ताक्षर और आद्याक्षर। 1. इन नियमों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 कहा जाएगा। 2. यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। 2. परिभाषाएं। सिवाय इसके कि इन नियमों में संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो। अधिनियम का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रमांक 33। आश्रित का अर्थ है पीड़ित का पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई और बहन जो समर्थन और भरण पोषण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से पीड़ित पर निर्भर हैं। आवर्ती क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अत्याचार होने की संभावना है या अधिनियम के तहत अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका है या अत्याचार की संभावना वाला क्षेत्र है। एक गैर सरकारी संघ का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों में लगा एक संघ और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 या पंजीकरण के लिए फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत दस्तावेजों या संगठनों। अनुसूची का अर्थ इन नियमों से जुड़ी अनुसूची है।
एफ धारा का अर्थ अधिनियम की धारा 6 केंद्र शासित प्रदेश के संबंध राज्य सरकार का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक है। जब यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति तो यहाँ परिभाषा नहीं है लेकिन अधिनियम में दिए हैं, उनका ही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है। 3 सावधानियां और निवारक उपाय। 1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार प्रथाओं की दृष्टि से राज्य सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी। 1 वह क्षेत्र के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अत्याचार होने की संभावना है या जहां अधिनियम के तहत अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका है, बंद कर दिया जाएगा। 2 जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को निर्धारित क्षेत्रों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दें। 3 यदि आवश्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं होने वाले व्यक्ति, उनके परिजनों, नौकरों या कर्मचारियों को रद्द दिया जाएगा और ऐसे हथियार को सरकारी शस्त्रागार जमा कर दिया जाएगा। 4 सभी अवैध आग्नेयास्त्रों जब्त करेगा, आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण पर रोक लगाएगा। 5 व्यक्तियों और स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना। 6 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सरकार को सहायता। ऐसा करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति, जिला और संभागीय क्षेत्रीय समितियां कई अन्य समितियां जो उचित और आवश्यक होंगी भूमिका निभाएंगी। 4 साधिनी शादर्शी प्रसादोना सदर 42वें समाई 4424 असंत को निर्धारित करने के लिए एक सतर्कता और निगरानी न्यागल समिति का गठन करेंगे। 4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य कानूनों या अन्यथा बनाए गए नियमों, विनियमों और योजनाओं के प्रावधानों के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता केंद्र स्थापित करेंगे और कार्य शिविर आयोजित करेंगे। निर्दिष्ट क्षेत्र या किसी अन्य स्थान पर 9 गैर सरकारी संगठनों को जागरूकता केंद्र स्थापित करने और बनाए रखने और शिविर आयोजित करने और उन्हें आवश्यक वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। 10 निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। 11 हर 3 महीने के अंत में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितियों के कामकाज और विशेष सरकारी आपराधिक अभियोजक, जांच अधिकारियों और अधिनियम और मामलों के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगा। अधिनियम के तहत पंजीकृत है। 4 शिकायत कार्यवाही की निगरानी करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पापोन 1 राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए विशेष न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के लिए अपेक्षित संख्या में प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करेगी जो कम से कम 7 वर्षों से कानूनी पेशे में लगे हुए हैं। विशेष न्यायालय। 1 राज्य सरकार अभियोजन निदेशक या अभियोजन प्रभारी के परामर्श से लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों के ऐसे पैनल का गठन करेगी जो विशेष अदालतों और विशेष अदालतों के लिए मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक समझे जाएं। 1B उपनियम 1 और उपनियम 1A में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और 3 साल की अवधि के लिए लागू रहेंगे। 2 इस प्रकार निर्दिष्ट या विनियमित विशेष लोक अभियोजकों और विशिष्ट विशेष लोक अभियोजकों के प्रदर्शन की समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन के प्रभारी अभियोजन निदेशक द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बार अर्थात जनवरी और जुलाई के महीनों में की जाएगी और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। 3 यदि राज्य सरकार संतुष्ट है या उसके पास विश्वास करने का कारण है
की नियुक्त या निर्दिष्ट विशेष लोक अभियोजक या विशिष्ट विशेष लोक अभियोजक उचित देखभाल और सावधानी के साथ अपनी सर्वोत्तम क्षमता से मामले की पैरवी नहीं कर रहा है तो उसका नाम रद्द कर दें। उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर सकेंगे। 4. जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी जिला स्तरीय अभियोजन। ए. अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की स्थिति। बी. अधिनियम के अध्याय 4A के तहत प्रावधानों में निर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के कार्यान्वयन की समीक्षा करें और उसके बाद प्रत्येक माह की 20वीं तारीख को या उससे पहले अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक मामले की जांच और अभियोजन के संबंध में की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 5. उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट, यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट इसे आवश्यक समझे या यदि अत्याचार का शिकार ऐसा चाहता है तो भुगतान कर सकता है ऐसी फीस जो वह उचित समझे, विशेष न्यायालयों या विशेष न्यायालयों में नामांकित वरिष्ठ अधिवक्ता को मुकदमे के लिए रोक सकता है। 6. राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक और विशिष्ट विशेष लोक अभियोजक की फीस का भुगतान राज्य में अन्य संसदों के विधायकों की फीस की दर से अधिक दर पर तय करेगी। 5. पुलिस थाना प्रभारी को सूचना। 1. यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुसूची के तहत किसी अपराध के संबंध में मौखिक सूचना दी जाती है तो वह स्वयं या अपने निर्देश से प्रत्येक सूचना को नोट करेगा और उक्त नोट को मुखबिर को पढ़कर सुनाएगा और ऐसी जानकारी लिखित रूप में दी जाएगी या उपरोक्तानुसार लिखी जाएगी। प्रत्येक जानकारी के संबंध में सूचना देने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और ऐसी जानकारी का सार पुलिस स्टेशन में रखी जाने वाली एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। 2. उपरोक्त उपनियम 1 के तहत कार्यालय में दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी। 3. पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपनियम 1 में निर्दिष्ट जानकारी को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सारांश लिखित रूप में डाक द्वारा अधीक्षक को भेज सकता है। संबंधित पुलिस का जो स्वयं जांच के बाद या डिप्टी संबंधित पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के बाद उस सूचना का सार संक्षेप थाने के प्रभारी अधिकारी को देकर वह नौशिया को थाने की अश्चला बही में दर्ज करने का लिखित आदेश देंगे। 16. अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण। 1. जिला मजिस्ट्रेट या पेडा डिवीजनल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिकारी के पद से नीचे न हो, यदि उसे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति से जानकारी मिलती है कि अनुसूचित जाति के खिलाफ कोई अपराध किया गया है या एक अनुसूचित जनजाति, वह स्वयं तुरंत घटना स्थल का दौरा करेगा, अत्याचार, धमकी, हानि और संपत्ति की क्षति की रिपोर्ट करेगा और इसे जल्द से जल्द राज्य सरकार को भेजेगा। 2. जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक चटला स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद मौके पर निम्नलिखित कार्य करेंगे। क्या करना चाहिए? 1. राहत के हकदार पीड़ितों, परिवार के सदस्यों और पीड़ित के आश्रितों की सूची तैयार की जाएगी। 2. अत्याचारों की सीमा और पीड़ितों की संपत्ति को हुए नुकसान और क्षति के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 3. क्षेत्र में सघन पुलिस चौकी लगाने का आदेश दिया जाए। 4. गवाहों और पीड़ितों के अन्य समर्थकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी और आवश्यक उपाय किए जाएंगे। 5. पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। 7. जांच अधिकारी। 1. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक एक विशेष पुलिस जांच अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। 59 SC/ST एक्ट